देखिए, मैं कुछ किस्से बताऊं आपको। महाभारत में एक ब्रह्मांड दिखाया जाता है कृष्ण के मुंह में। रबर की बॉल उनके मुंह में रखी गई ग्रीन कपड़े में क्रोमा करने के लिए, और ऐसा 4 घंटे तक खोल के रहा था। आप 4 मिनट ट्राई कर लेना, कर नहीं पाओगे आप। बॉल अंदर रख के और पूरा शूट किया, 4 घंटे तक उसका मुंह खुला होता, ये सब जाम हो गया था उसको, इतनी मेहनत हुई है। भीष्म पितामह का वाण की शैया का जो सीन था, वो एक सीन 38 घंटे में पूरा हुआ था, और 38 घंटे तक भीष्म पितामह उठ नहीं सकते थे वहां से, ना कुछ खा सकते थे, ना पानी पी सकते थे। तो इतने प्रेशर में ये काम हुआ है। 38 आवर्स एक ही जगह लेटे रहना, ना खाना ना पीना ना कुछ, और उठ नहीं सकते आप, क्योंकि नीचे से नट बोल्ट से सब वो कसा हुआ था पूरी बॉडी। तो अगर मैं ये मान लूं कि बारिश सिर्फ इरेशनल पॉइंट पे पड़ रही है, तो इसका मतलब रैशनल पॉइंट बिना बारिश के है, और जो नकुल और सहदेव में ये कैपेबिलिटी थी कि वो रैशनल पाथ से गुजर जाते थे। एंड देयरफॉर, हालांकि समझने में आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, बट दिस इज द वे हाउ यू कैन मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि आपका समाज का ऋण क्या है। आपको बोलना, चलना, भाषा, जो कुछ भी ज्ञान है वो इस समाज जीवन से आपको मिला है। यानी समाज ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए यह जो है विश्वविद्यालय का परिसर, यह मनुष्य से मनुष्यता की प्रक्रिया का एक प्रयोगशाला है। और इस प्रयोगशाला में आपको क्या करना है, वो आती है संस्कारों से, अभ्यास से। अगर अभ्यास नहीं होता है तो मनुष्य राक्षस भी बन जाता है। अब कोई राक्षस, कोई रावण का कोई रूप दूसरा थोड़ी था, कंस का रूप दूसरा, तो मनुष्य थे, लेकिन उसमें जो प्रवृत्ति थी वो राक्षसी प्रवृत्ति थी, इस कारण से वो राक्षस कहलाए। तो उनको जैसे पत्रकारिता है, पत्रकारिता में आपको आकर्षित हुआ कि नहीं, एंकर बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आई वुड लाइक टू बिकम एन एंकर, दैट्स अ गुड थिंग। तो आपने इस पत्रकारिता को चुना। लेकिन पत्रकारिता में भी, इस मीडिया में भी बहुत ज्यादा क्षेत्र हैं जिसको आपको तब मालूम चलेगा जब इस 3 साल के दौरान में आप उसको पढ़ेंगे। हम सब लोगों के लिए आज गर्व करने के 2 विषय और हैं। पहला गर्व करने का विषय ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी साइंस यूनिवर्सिटी कहलाती है, और आज हम लोगों को पता होगा कि आज नेशनल इंजीनियरिंग डे है। यानी कि हम लोग एक महान इंजीनियर हुए विश्वेश्वरैया जी को आदर्श मानते हैं, और उनके आदर्शों पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे होनी चाहिए उसके आधार पर हमारा विश्वविद्यालय भी है, और आज नेशनल इंजीनियरिंग डे भी है। और यहाँ क्योंकि अधिक संख्या में मीडिया के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, हमारे लिए गौरव करने का विषय और है, वो थोड़ा सा फ्लैश ब्लैक में जाएंगे तो अपने को ध्यान आएगा 15 सितंबर 1959, यानी कि दूरदर्शन डे। तो आज ही वो दिन है जिस दिन 1959 के अंदर दूरदर्शन प्रारंभ हुआ था। तालियों की गड़गड़ाहट और स्वागत की गड़बड़ी। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी की तरफ से आप सभी को नमस्कार, और जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विवेकानंद ऑडिटोरियम में मैं आप सभी अतिथियों, छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। समापन सत्र के विधिवत शुभारंभ हेतु मेरा सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है, कृपया वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करें। चार सितंबर से प्रारंभ हुआ यह कार्यक्रम आज, जैसा कि मैंने आपको बताया, समापन सत्र है। और इस समापन सत्र में हमारे अतिथियों के एवं छात्रों के स्वागतीय उद्बोधन हेतु मैं
चेयरपर्सन इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पवन सिंह मलिक जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आएं और अपना स्वागत उद्बोधन रखें। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश। जैसा कि अभी डॉक्टर अखिलेश ने भी बताया, फैकल्टी ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड मीडिया स्टडीज़ का ये 2 वीक का इंडक्शन प्रोग्राम है जो 4 सितंबर से प्रारंभ हुआ। और इस इंडक्शन प्रोग्राम को लेकर हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर एस के तोमर जी ने अब की बार एक नई पहल करते हुए, पहले तक ये जो हमारा इंडक्शन प्रोग्राम होता था सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी होता था, लेकिन अब की बार एक वीसी सर का विजन था कि फैकल्टी वाइज होना चाहिए, ताकि जिस फैकल्टी का जो डोमेन है उस डोमेन के लोगों को बुलाकर वैसी बातचीत नए विद्यार्थियों के साथ की जा सके। उसमें आज हमारे इंडक्शन प्रोग्राम का आज वैलिडिटरी सेशन है, समापन सत्र है। हम सब लोगों के लिए आज गर्व करने के 2 विषय और हैं। पहला गर्व करने का विषय ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी साइंस यूनिवर्सिटी कहलाती है, और आज हम लोगों को पता होगा कि आज नेशनल इंजीनियरिंग डे है, यानी कि हम लोग एक महान इंजीनियर हुए विश्वेश्वरैया जी को आदर्श मानते हैं, और उनके आदर्शों पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे होनी चाहिए उसके आधार पर हमारा विश्वविद्यालय भी है और आज नेशनल इंजीनियरिंग डे भी है। और यहाँ क्योंकि अधिक संख्या में मीडिया के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, हमारे लिए गौरव करने का विषय और है, वो थोड़ा सा फ्लैश ब्लैक में जाएंगे तो अपने को ध्यान आएगा 15 सितंबर 1959 यानी कि दूरदर्शन डे। तो आज ही वो दिन है जिस दिन 1959 के अंदर दूरदर्शन प्रारंभ हुआ था। और जब हम दूरदर्शन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि दूरदर्शन के ऊपर 2 सीरियल ऐसे हैं जो हम सब लोगों ने देखे हैं, हमारे पेरेंट्स ने देखे हैं और उनके पेरेंट्स ने भी देखे हैं। उसमें से एक सीरियल है रामायण, जो हमने कोरोना काल में एक बार दोबारा देखा, और दूसरा सीरियल है महाभारत। और महाभारत का जो सबसे जिसको कह सकते हैं कि रोल मॉडल कैरेक्टर है युधिष्ठिर, आज गजेंद्र चौहान जी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। उद्बोधन के इस क्रम में मैं हमारी फैकल्टी ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड मीडिया स्टडी डीन हमारे बीच में मौजूद है प्रोफेसर पूनम सिंघल जी, आपसे आग्रह करता हूं कृपया मंच पर आएं और अपना उद्बोधन रखें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर सर एंड सभी गणमान्य अतिथि जो इस इंडक्शन प्रोग्राम के समापन पर यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन सबका अभिनंदन करती हूँ। जब भी छात्र एडमिशन लेता है उससे पहले वो ये सोचता है कि मैं उसको कभी कभी पेरेंट्स उसको कहते हैं कि नहीं तो कंप्यूटर साइंस में जा, कुछ पेरेंट्स की नहीं सुनते और वो अपनी सोचते हैं कि नहीं मैं ये करूँगा। तो उनको जैसे पत्रकारिता है, पत्रकारिता में आपको आकर्षित हुआ कि नहीं एंकर बहुत अच्छा बोल रहे हैं और आई वुड लाइक टू बिकम एन एंकर, दैट्स अ गुड थिंग। तो आपने इस पत्रकारिता को चुना, लेकिन पत्रकारिता में भी, इस मीडिया में भी बहुत ज्यादा क्षेत्र हैं जिसको आपको तब मालूम चलेगा जब इस 3 साल के दौरान में आप उसको पढ़ेंगे। तो आप उस फील्ड को चुनेंगे कि मैं इस फील्ड में अपनी एक्सेल कर सकता हूं। तो इस दौरान आप कई लोगों से मिले, आपका रूबरू हुआ, तो मैं उसमें ये कहूंगी कि इन 2 वीक्स के दौरान हमारे स्टूडेंट्स जो थे काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा। एडमिशन इसमें कई प्रोफेशनल्स आए और उनसे आप रूबरू हुए, उनसे मीडिया के बारे में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जिन्होंने न केवल अपना ज्ञान साझा किया बल्कि अपने करियर में आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में भी बताया। लेकिन लास्ट में मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी ने ना इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी बहुत ज़्यादा आई है। टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंजीनियरिंग में आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर क्षेत्र में अपना उसने अभिन्न छाप दे रखी है और हमें उसका सामना करना पड़ता है और हमें उसे सीखना पड़ता है। हमारे सामने, हम टीचर्स के सामने, हमारे स्टूडेंट्स के सामने एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए एआई टेक्नोलॉजी जो अपना छाप दे रही है वो पत्रकारिता में भी आ गई है। तो आपको
इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कन्वेंशनल तरीके से जो आप पत्रकारिता है उससे आपको एक तरीके से आपको स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि आपको एआई टेक्निक्स का सामना करना होगा। इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप पूरी तरीके से परिश्रम करें और अपने सपनों को साकार करें। मैथमेटिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या आप परिकल्पना कर सकते हैं कि ये महाभारत में भी है? ज्यादातर का मानना ऐसा होगा, इसमें तो लड़ाइयों के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन एक ऐसा मैथमेटिक्स इसके अंदर है, आप ज्यादातर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है, पर मैं आपको जरूर नरेट करूंगा क्या है। एक एग्जाम्पल आता है मैथमेटिक्स में जिसको कहते हैं ड्रिचले फंक्शन, और वो आज तक एक ही एग्जाम्पल है, दूसरा बना ही नहीं। और वो क्या है कि इफ ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए रियल लाइन इज द ड्रिचले फंक्शन। आपको समझ नहीं आया, लेकिन जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं आपको एकदम समझ आ जाएगा। महाभारत में दो कैरेक्टर हैं, नकुल और सहदेव। उनको एक वरदान था कि जब वो बारिश में जाएं तो वो बिना भीगे निकल आते थे, उन पे बारिश नहीं पड़ती थी। अब ये मैजिक लगता है, जादू है, लेकिन मैथमेटिक्स इसको सपोर्ट करता है, यस इट इज पॉसिबल। और वो ड्रिचले फंक्शन कहता है कि इफ ए फंक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हैज ए वैल्यू से 1 एट रैशनल पॉइंट्स एंड 0 एट इरेशनल पॉइंट्स, यानी कि 1 जहां पर बारिश हो रही है और 0 जहां बारिश नहीं हो रही है। और एक फैक्ट और है मैथमेटिक्स का, बिटवीन टू रियल लाइंस देयर लाइज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स एज वेल एज इरेशनल। तो इसका मतलब अगर आप सारे इरेशनल पॉइंट को जोड़ दें तो एक रास्ता बन जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है, नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे। और अगर आप रैशनल पॉइंट को जोड़ें तो भी एक रास्ता बनता है। तो अगर मैं ये मान लूं कि बारिश सिर्फ इरेशनल पॉइंट पे पड़ रही है, तो इसका मतलब रैशनल पॉइंट बिना बारिश के है। और जो नकुल और सहदेव में ये कैपेबिलिटी थी कि वो रैशनल पाथ से गुजर जाते थे। एंड देयरफॉर, हालांकि समझने में आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, बट दिस इज द वे हाउ यू कैन मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड। तो लेकिन क्या है कि ये उस ग्रंथ से निकाल के लाए हैं जिसको आज हम आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं जहां पर आप अपनी इंजीनियरिंग को भी वहां से निकाल सकते हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंसा, वो एक इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट या इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ही तो था, और जिसको उसका ज्ञान था वो उससे निकल आता था, जिसको ज्ञान नहीं था नहीं निकल सकता था। तो आज की जो जरूरत है वो ये है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों को आधुनिक शिक्षा में किस तरीके से समावेश किया जाए, बस इतना ही आज के शिक्षकों से अपेक्षित है। 10 छात्र और छात्राओं, मेरे लिए सबसे दुविधा की बात ये होती है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं भारत की बात करूं या महाभारत की बात करूं, क्योंकि आज भारत के नाम पे महाभारत छिड़ी हुई है। महाभारत मेरे कैरियर में एक बहुत बड़ा और बहुत लंबा रोल उसने किया है। मैं शायद उन खुश नसीब कलाकारों में से हूँ जिसको 35 साल हो गए महाभारत को, और आज भी पहचान वैसी की वैसी बनी हुई है। ये बहुत रेयर होता है। और आज 15 सितंबर 1959 दूरदर्शन का जन्मदिन है, और मेरी ज़िंदगी में दूरदर्शन का बहुत बड़ा रोल रहा है। महाभारत जब बनना शुरू हुआ, मुझे लगता है आप लोग शायद भारत से ज़्यादा महाभारत के किस्से सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। महाभारत जब शुरू हुआ तो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। कहानी ऐसी है कि 10 साल तक इसकी कहानी लिखी गई, बार बार लिखी गई, रिजेक्ट हुई, फिर लिखी गई, फिर रिजेक्ट हुई, और आखिर में पंडित नरेंद्र शर्मा जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्पीचेस जो है वो 39 सालों तक लिखते रहे। नेहरू जी ने लाल किले से जो भी अपने कैरियर में बोला है वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी के शब्द थे। और
उसके बाद कहानी की पटकथा, लेखन, सीन्स जो होते हैं वो लिखने का जिम्मेदारी जो है डॉक्टर राही मासूम रजा साहब को दी गई। डॉक्टर राही मासूम रजा जो है एक मुस्लिम थे, लेकिन वो अपने आप को पंडित राही मासूम रजा कहते थे। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पीएचडी उन्होंने की हुई थी, और वो भी इंडियन माइथोलॉजी में। तो उन्होंने जो महाभारत को लिखा है, जो पिरोया है, वो इतना अद्भुत है कि उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है आने वाले 100, 200, 500, 1000 साल तक जरूर रहेगा। महाभारत की कास्टिंग कुछ ऐसे शुरू हुई थी, आप सोचिए, जो कास्टिंग मैं आपको बताऊंगा आप सोचेंगे ये इस रोल में होता तो कैसा लगता। महाभारत की कास्टिंग शुरू हुई थी 1984 में, और 1987 में महाभारत लॉन्च हुआ था, और एक एपिसोड बना था, और उसके बाद फिर रोक दिया गया था दूरदर्शन के द्वारा। कुछ ऐसी अद्भुत बातें मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो आपने कभी ना सुनी होंगी और ना आप किसी के मुंह से सुन पाएंगे। 1984 में जब B.R. चोपड़ा साहब ने पहली ऐड दी कि महाभारत के लिए कलाकार चाहिए, तो करीब 8 लाख एप्लीकेशंस आई थी। अलग अलग किरदारों के लिए 8 लाख एप्लीकेशन आई, उन्हें स्क्रूटनाइज किया गया, उसमें से कैरेक्टर्स निकाले गए। कैरेक्टर्स की जो कंडीशन थी वो कुछ इस तरह थी कि कम से कम 6 फीट होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, राजा का लुक होना चाहिए, उसका राजा लगे या युवराज लगे। तो इस तरह से छटनी हुई, और उस छटनी में 8000 लास्ट कैंडिडेट चुने गए। 8000 में से ऑडिशन शुरू हुए तो करीब 3500 फाइनलिस्ट हुए, और 3500 में से 500 चुने गए, और आखिर में 150 करते करते जो एकदम फाइनलिस्ट आई 150 की आई। और उसके बाद उसमें से 12 चुनने थे, मेन स्टार कार जो थी वो 12 चुने गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो 12 में पहला नाम था वो था गजेंद्र चौहान एज कृष्णा। मेरी फिल्म इंडस्ट्री की कोई बैकग्राउंड नहीं, मैं गांव का रहने वाला, ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति। मेरी तकदीर शायद मुझे वहाँ मुंबई ले गई। मैं दिल्ली वासी हूँ बेसिकली, और यहाँ से मैं मुंबई, मेरी तकदीर मुझे ले गई, और B.R. चोपड़ा की कंपनी में मुझे काम मिला। उसके बाद महाभारत में रुकावट आ गई, और मुझे जो है रोल शिफ्ट किया गया बलराम का 3 साल के बाद। मैंने करने से मना कर दिया, क्योंकि तब तक मैं कृष्णा के रोल के लिए तैयारी कर चुका था। और फाइनली महाभारत की शूटिंग शुरू हो गई, और चौथे एपिसोड की शूटिंग चल रही थी जहाँ भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा लेते हैं। उस दिन मुझे बुलाया गया और मुझे दोबारा ऑडिशन किया गया, क्योंकि डायरेक्टर का ये कहना था कि मैं उनसे खुश नहीं हूँ जो युधिष्ठिर का रोल कर रहे हैं। और इस रोल के लिए मुझे 17 अगस्त 1988 को फाइनल किया गया, और उसके बाद एक इतिहास रचा गया कि महाभारत ने, अभी जो बोल रहे थे वो ये कह रहे थे कि रामायण की TRP फर्स्ट थी। ऐसा नहीं है, रामायण की TRP 34% से शुरू हुई थी और 78% तक गई थी। और B.R. चोपड़ा साहब हमेशा ये कहते थे कि हमको डर है कि हम इनकी TRP को टच कर पाएंगे या नहीं, लेकिन पहला ही एपिसोड 79% पे था, और लास्ट एपिसोड जो है 99.6% पे था। और एक बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि दुनिया का नंबर 1 धारावाहिक TRP की वजह से सिर्फ महाभारत है, क्योंकि जो अमेरिका का हॉलीवुड का जो सीरियल था डैलास और डायनेस्टी, उनकी TRP करीब 89% थी। उस रिकॉर्ड को तोड़ा 99.6% ने। अभी तक मैं 1200 से ज़्यादा सीरियल कर चुका हूँ और 450 से ज़्यादा फिल्में कर चुका हूँ। देश की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है, देश की एक भी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें मुझे काम करने का अवसर नहीं मिला। गढ़वाली हो, एसमीज हो, बंगालीज हो, भोजपुरी तो बहुत सारी फिल्में की है मैंने, राजस्थानी बहुत सारी की हैं, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, बल्कि मैंने 1985 में हरियाणवी फिल्म से ही शुरू किया था मैंने। तो ऐसी बहुत सी, मराठी हो, गुजराती हो, कन्नड़ा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, जितनी भी भाषाएं हैं सब में मुझे काम करने का अवसर मिला। महाभारत के बारे में हम आ जाते हैं 88 में, जब टेलीकास्ट शुरू होने जा रहा था। एक बहुत रहस्य की बात बताऊंगा, शायद सीताराम जी को मैंने बताई थी ये बात। जब महाभारत शुरू हो रहा था तो उस समय की जो मौजूदा सरकार थी वो बहुत खिलाफ थी महाभारत। उन्होंने उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उसको प्रीव्यू किया और कहा कि 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर से महाभारत शुरू होने वाली थी 88 को, और 1 अक्टूबर को ये कहा कि ये धारावाहिक टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसमें राज बब्बर साहब जो है वो राजा भरत का रोल कर रहे थे, और उनका एक संवाद था
जो उस समय की गवर्नमेंट को बहुत जोर से चुभा था। उसमें संवाद ये था कि राजा जो है योग्यता के आधार पर निर्धारित होना चाहिए, ना कि वंशवाद के आधार पर। और उस समय की जो सरकार थी उसको बहुत तेजी से चुभा और उन्होंने आदेश दे दिया कि धारावाहिक कल से टेलीकास्ट नहीं होगा। बी.आर. चोपड़ा साहब ने रात को कोर्ट बैठाई हुई, रात को सारे अखबार छप चुके थे, सारे अखबारों में हेडलाइन थी कि महाभारत कल से नहीं आएगा। और 2:30 बजे रात को डिसीजन आया और उसमें जो है वो जो बैन लगा था वो कोर्ट ने हटाया और सुबह जो है पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। और उसके बाद जो तेजी से महाभारत उठा है, आप सबने देखा है। और जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इनके लिए ये बड़ा शुभ रहा कि कोरोना काल आया और कोरोना काल में आपने रामायण और महाभारत दोबारा से देखने का अवसर आप लोगों को मिला। तो और महाभारत की कास्टिंग के बारे में मैं ये कहूँगा कि मुकेश खन्ना पहले द्रोणाचार्य का रोल कर रहे थे और विजेंद्र घाट के भीष्म पितामह का कर रहे थे। मैं कृष्ण कर रहा था, नीतीश भारद्वाज विदुर का रोल कर रहे थे, जूही चावला जो है वो द्रौपदी का रोल कर रही थी, गोविंदा जो है वो, गोविंदा मेरा बैचमेट है, गोविंदा कर रहा था अभिमन्यु। लेकिन हुआ क्या, उस दौरान जो डिले हुआ और इन लोगों की कुछ कुछ फिल्में हिट होती चली गई तो इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया। जूही की क़यामत से क़यामत हिट हो गई थी और गोविंदा की इल्ज़ाम हिट हो गई थी और फिर चंकी पांडे को दिया गया ये रोल अभिमन्यु का, तो उसकी भी आगे रिलीज हुई और वो भी हिट हो गई, तो उसने भी विड्रॉ कर लिया। लेकिन जो फाइनल कास्ट आई उसने ऐसा असर, ऐसा प्रभाव छोड़ा है लोगों के ऊपर कि मुझे जो है 90% लोग जो है गजेंद्र चौहान जानते ही नहीं है, वो सिर्फ युधिष्ठिर के नाम से ही पुकारते हैं और बड़ा अपनत्व दिखाते हैं। एयरपोर्ट पे जहाँ मैं जाता हूँ जब, तो बड़ा अपनत्व से वो कहते हैं ये तो हमारा युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर है। तो ठीक है, कोई ऐसा नाम तो नहीं हुआ कि दुर्योधन है, शकुनी है, ऐसा नेगेटिव रोल तो नहीं है। तो ये भी खुशी की बात है कि अच्छा रोल मिला, पॉजिटिव रोल मिला। और उसके बाद जब महाभारत शुरू हुई तो 52 एपिसोड के बाद सरकार ने फिर कोशिश की कि इसको रोक दिया जाए, लेकिन तब तक टीआरपी इतनी ज़्यादा जा चुकी थी, इतना रोष था लोगों में, लोगों ने कहा नहीं ये रुकेगा नहीं। और उसके बाद उसको कंसाइज करने के लिए उन्होंने 26 एपिसोड की एक्सटेंशन दी। 26 एपिसोड में महाभारत का वॉर शुरू होता है उसके बाद, तो वॉर उस वक्त पीक पे था। फिर उन्होंने 13 एपिसोड दिए और 13 के बाद तो कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर दिया आईएनबी मिनिस्ट्री ने कि आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, हम 3 एपिसोड दे रहे हैं, इसे वाइंड अप करो। और लास्ट का पोर्शन खैर पब्लिक को नहीं समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा फास्ट उसको वाइंड अप किया गया। अब जो खड़े हैं वो बैठ जाइए। अभी तक आनंद से आपने सुना माननीय वाइस चांसलर गजेंद्र जी चौहान को और आनंद भी लिया, और आनंद के बाद थोड़ा सा गंभीर होने की भी आवश्यकता है। अब आपको अपने जीवन की सार्थकता, आगे क्या करना है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज का ये समापन कार्यक्रम, इसमें आपको अपने जीवन की दिशा को तय करना है और जीवन की दिशा को तय करने के लिए आपको क्या करना है, इस विषय पर कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आद्य शंकराचार्य जी ने एक श्लोक जो हमारे लिए बड़ा महत्व का है, वो है दुर्लभ त्रय में तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। यानी देवताओं के अनुग्रह पर ही 3 बातें दुर्लभ है। एक मनुष्यत्व, मनुष्य नहीं मनुष्यत्व, और मुमुक्षुत्व का मोक्ष, और महापुरुषों का संश्रय। अब ये जो विद्यालय, महाविश्वविद्यालय का जो परिसर है, इसमें जो शिक्षक हैं वो आपके महापुरुष हैं जिनसे आपको कुछ सीखना है। और मुमुक्षुत्व है, यह आध्यात्म की बात है, मोक्ष प्राप्त करने की, यह भी दुर्लभ है। और साथ में मनुष्यत्व क्या होता है, बिना मनुष्यत्व के हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसा कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, रामचरितमानस में कहते हैं। और गरुड़ जी काकभूषण जी को उत्तरकांड में पूछते हैं कि सबसे दुर्लभ क्या चीज है, तो उन्होंने कहा मनुष्य से अधिक दुर्लभ कोई चीज है। इसलिए ये मनुष्य होना अपने आप में बहुत बड़ी महान, जिसको कहते हैं संस्कारों से ही प्राप्त होता है।
एक है मनुष्य और एक मनुष्यत्व। तो मनुष्य तो भस्म ही है, लेकिन मनुष्यत्व जो प्राप्त होता है वो संस्कारों से होता है। इसलिए मानव इस संसार में सब कुछ कर सकता है। जितनी भी रचनाएं दिखाई दे रही इस सृष्टि के अंदर, उसको बनाने वाला मनुष्य है, और वो निर्माण भी कर सकता है, ध्वंस भी कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये है कि हमने मनुष्य के रूप में और उसके बाद इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में हमने यहाँ पर प्रवेश किया। लेकिन एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आपका समाज के ऊपर भी ऋण है, और वो ऋण जिसको देख करके आपको विचार करना चाहिए कि आपका समाज का ऋण क्या है। आपको बोलना, चलना, भाषा, जो कुछ भी ज्ञान है वो इस समाज जीवन से आपको मिला है। यानी समाज ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए यह जो है विश्वविद्यालय का परिसर, यह मनुष्य से मनुष्यता की प्रक्रिया का एक प्रयोगशाला है, और इस प्रयोगशाला में आपको क्या करना है वो आती है संस्कारों से, अभ्यास से। अगर अभ्यास नहीं होता है तो मनुष्य राक्षस भी बन जाता है। अब कोई राक्षस, कोई रावण का कोई रूप दूसरा थोड़ी था, कंस का रूप दूसरा, तो मनुष्य थे, लेकिन उसमें जो प्रवृत्ति थी वो राक्षसी प्रवृत्ति थी। इस कारण से वो राक्षस कहलाए। और इसलिए कहा जा रहा है कि शंकराचार्य जी ने कहा महापुरुष का आश्रय ये आवश्यक है। तो आप लोगों जब एंट्री की है इस विश्वविद्यालय में, तो आप लोग अपने जो शिक्षक हैं उनको ये समझिए, जो हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं, उनके साथ रह करके ही हम अपने जीवन की दिशा को तय कर सकते हैं। मेरा नाम साहिल है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि कोई ऐसा इंसिडेंट आपके जीवन का जब आपको लगा हो कि हाँ इस रोल ने मुझे सब कुछ दिया है, या फिर आपने कई दशक देखे हैं वो, तो सर आपने संस्कृति के साथ जुड़ाव किस प्रकार से अब कम हुआ है या ज्यादा हुआ है बॉलीवुड की फिल्मों में? ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वामपंथियों से भरी हुई है। वहाँ का जो लेखक है वो रेवोल्यूशनरी होते हैं, वो हमेशा उन्हें बोलो ना हवा इधर की चल रही, तो वो तो नहीं इधर की चल रही है। तो वामपंथियों की जो विचारधारा है वो बेसिकली जो हमारी विचारधारा है उसके खिलाफ चलती है हमेशा। तो हमें उस विचारधारा को बदलना है, वो फिल्मों के माध्यम से हो, समाज के माध्यम से हो, आपकी सोच के माध्यम से हो, उसको बदलना है। और बहुत बड़ा बदलाव आया है 2014 के बाद, और उसमें बदलाव आता जा रहा है। बल्कि मैं कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आया है। काफ़ी लोग जो है अच्छी फिल्में बनाने लगे हैं, अच्छे देश के प्रति समर्पित जो फिल्में हैं उनके विचार जो उस तरह की फिल्में बनने लगी हैं। 70s 80s में क्या होता था, अगर आपको दो नाम लूँ मैं, जावेद और अख्तर, उस समय आप कभी भी देखिएगा फिल्मों में जो नौकर होता था वो रामू होता था, उसका नाम रामू रखते थे, जानबूझ के रखे जाते थे। जो ठाकुर होता था वो बहुत अय्याश होता था, कुछ भी हो ठाकुर के कोठे पे जो है डांस चल रहा है। तो ये जो विचारधारा लादी गई हमारे ऊपर फिल्मों के माध्यम से, उसने बहुत बड़ा असर किया है। अब उसको रिवर्स डायरेक्शन में किया जा रहा है। मैंने 2021 में संस्कृति संसद हुई थी बनारस में, उसमें भी ये, क्योंकि 70-80 का जो हमारा ऑडियंस था वो सिनेमा को अच्छी तरह समझता नहीं था। आज एक एक कोने में देश के एक एक ऑडियंस जो है टेक्निक भी समझने लगे कि ये फिल्म की क्या टेक्निक यूज़ की जा रही है। तो उसके बाद जब टीवी ने जन्म लिया और टीवी ने अपना रूप दिखाया, तो उसके बाद जो बहुत सारी मैगजीन्स आने लगी, उसमें दिखाई जाती थी कि शूटिंग कैसे होती है, किस तरह से शब्दों को बदला जाता है। तो उसका जो असर है बहुत कम हुआ है, और इसे हमें और कम करना है। हमें अपनी विचारधारा, हमारी जो मूल विचारधारा है, जो हमारी मूल संस्कृति है, उसको इस देश में लेके आना है वापस पूरी तरह से। मेरा नाम ऋचा गौर है। मैंने महाभारत देखी है, बहुत बार देखी, बहुत ज़्यादा। तो मेरा एक क्वेश्चन है उसमें कि जब कृष्ण और अर्जुन का जब संवाद होता है, तो कृष्ण जी ने रिक्वेस्ट करी थी कि हनुमान जी से कि वो आकर वहाँ पर विराजमान हो, और हनुमान जी ने उनको एक वो दिया था कि जब आप मुझे एक संवाद, डेली एक संवाद समझाओगे तो तभी मैं आके वहाँ पे विराजमान होऊंगा, और अदरवाइज नहीं होऊंगा। तो ये घटना सच्ची है या देखिए, हमारे ग्रंथों के माध्यम से तो ये घटना बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि कर्ण जो था ना वो बहुत बड़ा योद्धा था,
और आप ये सोचो कि ऊपर हनुमान जी बैठे थे, कृष्ण जी बैठे थे, अर्जुन बैठा था, उसके बावजूद भी वो तीर मारता था तो भी 2 फीट पीछे चला जाता था। इतने पावरफुल लोग उस वक्त रथ के ऊपर थे। तो घटनाएं सारी सच्ची हैं। आप कंटेम्प्रेरी देख लो, आपको मथुरा मिलेगा, वृंदावन मिलेगा, आपको कुरुक्षेत्र मिलेगा, आपको हस्तिनापुर मिलेगा, तो सच्चाई क्यों नहीं है? ये चीज अलग है कि कंटेम्प्रेरी रूप में हम आज के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन उस समय कितनी रहा होगा, क्या रहा होगा, वो रूप हम कंसीव नहीं कर सकते। लेकिन हर राइटर अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन ये सारी घटनाएं जो है सच्ची है। सर एक रिक्वेस्ट हो रहा है, जब अश्वत्थामा मरा था तो युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, तो उन्होंने बोला था कि वो हाथी मरा है, अश्वत्थामा भी जिंदा है। जब ये डायलॉग था वो एक बार रिक्वेस्ट है कि आप बोल के दिखाएं। नहीं, वो ऐसा था कि बोला उन्होंने पूरा था, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो व, मतलब अश्वत्थामा मारा गया, नर था या हाथी था ये नहीं पता। तो नरो व कुंजरो जब आया तो दुर्योधन ने क्या किया था, नगाड़े जोर से बजाने शुरू कर दिए थे, इसलिए वो आवाज दब गई थी और द्रोणाचार्य को लगा कि अश्वत्थामा मारा गया, मतलब उनका बेटा मारा गया, जबकि मारा गया था हाथी। बीजेएमसी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हूँ सर। आप युधिष्ठिर के कैरेक्टर से बहुत फेमस है। आपके अगर स्टार्टिंग डेज की बात करें, अगर युधिष्ठिर ना होता, मतलब युधिष्ठिर का कैरेक्टर ना सही, तो आपका कौन सा, मतलब इतने सारे कैरेक्टर में से वो एक फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा होता? कृष्ण। मैं कृष्ण करने के लिए तैयार हूँ। और बताऊं मैं आपको, 7 बार मेरा और नीतीश भारद्वाज का साथ में ऑडिशन हुआ है, और 7वीं बार जब 3-3 वोट बराबर थे तो आखिरी वोट जो थी डायरेक्टर की, उसने ये कहा था कि गजेंद्र को हम युधिष्ठिर देंगे क्योंकि इसकी आंखों में सत्यता दिखती है और चालाकी जो है नीतीश भारद्वाज की आंखों में दिखती है, तो कृष्ण के लिए ठीक बैठेंगे। सी डायरेक्टर का अपना परव्यू होता है कि कौन सा बॉडी लैंग्वेज, कौन सी आंखें, कौन से नाक, कौन से बाल किसको सूट करेगा, और देखिए डायरेक्टर उस बात पे सही उतरा। नीतीश ने भी कृष्ण बहुत मार्वेलस किया है, बहुत खूबसूरत रोल किया। बल्कि पहले अगर 12-14 आर्टिस्ट आप देखो महाभारत के, तो हर आदमी ने बड़ी मेहनत, और महाभारत के पीछे बहुत मेहनत हुई है। देखिए मैं कुछ किस्से बताऊं आपको। महाभारत में एक ब्रह्मांड दिखाया जाता है कृष्ण के मुंह में। रबर की बॉल उनके मुंह में रखी गई ग्रीन कपड़े में क्रोमा करने के लिए, और ऐसा 4 घंटे तक खोल के रहा। आप 4 मिनट ट्राई कर लेना, कर नहीं पाओगे आप। बॉल अंदर रख के और पूरा शूट किया, 4 घंटे तक उसका मुंह खुला होता, ये सब जाम हो गया था उसको, इतनी मेहनत हुई है। भीष्म पितामह का वाण की शैया का जो सीन था, वो एक सीन 38 घंटे में पूरा हुआ था, और 38 घंटे तक भीष्म पितामह उठ नहीं सकते थे वहां से, ना कुछ खा सकते थे, ना पानी पी सकते थे। तो इतने प्रेशर में ये काम हुआ है। 38 आवर्स एक ही जगह लेटे रहना, ना खाना ना पीना ना कुछ, और उठ नहीं सकते आप क्योंकि नीचे से नट बोल्ट से सब वो कसा हुआ था पूरी बॉडी। तो ये आप लोग स्क्रीन पे जो देखते हो ना, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। सर नमस्ते, मेरा नाम साक्षी है। मेरे को आपसे ये क्वेश्चन करना है कि आपने नारी शक्ति को भेद ना छुपाने का श्राप क्यों दिया था? क्योंकि कर्ण जो है, माता कुंती जो है, जब कर्ण की डेथ हो गई तो वो जाके बताती है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई था, और वो युधिष्ठिर बोलते हैं कि अगर ये बात तुमने मुझे पहले बता दी होती तो ये महाभारत नहीं होती, इतने लोग नहीं मारे जाते। महाभारत में 11 लाख लोग एक तरफ से लड़े थे, 11 अक्षौणी, और 7 एक तरफ से लड़े थे, तो 18 लाख लोगों के ऊपर कितना खून खराब हुआ। तो एक बात उस नारी ने छिपाई थी, तब ये कहा था कि आज के बाद समस्त संसार की नारियों को ये श्राप है कि वो अपने पेट में कोई भी बात नहीं छुपा पाएंगी, और उसका नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। मैं हिमांशी हूँ, बीजेएमसी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि जिस भी रोल में हम एक्टिंग कर रहे होते हैं उसके लिए एक ब्रेन कंडीशनिंग होती है हमारी। तो जैसे आपने कृष्ण से आपको बताया गया कि युधिष्ठिर का रोल अब करना है, तो किस तरीके से आपने उसको लिया और किस तरीके से चेंजेस कर पाए, और कितना पॉजिटिव आपको लगा कि आपको ये रोल चेंज करके ये दिया गया है, या आप नेगेटिव? नहीं, वो तो क्या होता है, आप राइटर के साथ जब बैठते हैं तो हर रोल की पैरामीटर्स बताते हैं कि इसकी बाउंड्री ये है, इस बाउंड्री के अंदर रह के आपको एक्टिंग करनी है। अगर युधिष्ठिर कृष्ण की तरह एक्टिंग करने लगेंगे तो फिर वो युधिष्ठिर नहीं लगेंगे। उसके संयम, सहनशीलता, ये सब बातें, उसकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए, सोबर होना चाहिए, बात करने में बड़ा सुशील हो, बड़ी अच्छे से बात करे, और बड़ा भाई है वो। और मजे की बात ये है कि 5 भाइयों में मैं असली में उम्र में सबसे छोटा था और सबसे बड़े का रोल कर रहा था, तो ये भी एक चैलेंज होता है लाइफ में।
तो 4 भाइयों को समझाना, तो ये जो सारा बॉडी लैंग्वेज आपको चेंज करना पड़ता है। कृष्ण की बॉडी लैंग्वेज अलग होगी और युधिष्ठिर की अलग होगी, अर्जुन की अलग होगी। अर्जुन इज लाइक द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, वॉरियर, तो उसकी बॉडी एग्रेसिव होगी जो कि युधिष्ठिर की नहीं हो सकती। तो वो संयमता रखनी बहुत ज़रूरी होती है, वो बॉडी लैंग्वेज में दिखनी चाहिए। आपको वो सीन याद हो विराटनगर का, जहाँ वो उन्होंने पांसे फेंक के मारे तो नाक कट जाती है और वो खून निकलता है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया था। अर्जुन होता तो पकड़ के मार डालता था। ये दोनों के कैरेक्टर में फर्क होता है। थैंक यू। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत जय हिंद, जय हरियाणा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने जो एनर्जी मेंटेन की है उसको हमारा